कोई लैग वगैरह तो नहीं है कोई? जी इंशा 6 दिन, हाँ ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिज़िक्स। आई गेस इसकी 4 क्लासेस बनेंगी कंटेंट के ऊपर और 2-3 क्लासेस बनेंगी पास्ट पेपर्स के ऊपर इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ना हमारा जो मेन फोकस होगा वो न्यूक्लियस के ऊपर होगा। अगर आपको पता है न्यूक्लियस क्या है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता न्यूक्लियस क्या है तो उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल जो है ना वो एटम है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर सकता है। एटम सबसे छोटा है। फिर आप कहोगे भाई प्रोटॉन तो उससे भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन उससे भी छोटा है। एटम सबसे छोटा है जो कि अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक एटम पकड़ा दूं किसी भी रैंडम एलिमेंट का, तो आप मुझे बता दोगे कि ये एटम किस एलिमेंट का है। लेट्स सपोज मैं आपको गोल्ड का एटम पकड़ाता हूँ, तो आप मुझे देखते साथ ही बता दोगे भाई ये एक एटम जो है वो गोल्ड का है, इसमें इतने प्रोटॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको एक प्रोटॉन ला के दूँ या फिर अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन ला के दूँ, तो आप मुझे कभी नहीं बता सकते ये प्रोटॉन किस किस एलिमेंट के एटम का है या ये इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट के एटम का है, ठीक है। तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। और एटम के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर आता है प्रोटॉन। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और देन आता है न्यूट्रॉन। एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इट्स न्यूट्रल, ठीक है। अब एटम होता किससे? हम किताब खोलते हैं, हमें सब कुछ बना हुआ मिला हुआ है, हमें सब कुछ बताया हुआ है कि आपका एटम जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड बाहर ना, जैसे आपका सन है ना, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे एटम के बाहर आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। जैसे एज्यूम करो ये सन है और इसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एक एटम के अंदर न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन शेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस एज़ कम्पेयर टू एटम। एटम न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि भाई हमने डिस्कवर कैसे किया। हमें कैसे पता चला कि भाई एक एटम होता है, एटम मोस्टली खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होती है और इसमें छोटा सा न्यूक्लियस होता है। हमें कैसे पता चला? किस बंदे ने ये बताया? इससे पहले हम क्या सोचते थे, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे तो ये डिस्कवर किया एक बंदे ने जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाम था उसका। और इस इन्वेंशन से पहले, मतलब इस डिस्कवरी से पहले, लोग बिलीव करते थे कि एटम एक बिलियर्ड बॉल की तरह है। बिलियर्ड बॉल देखिए, 8 लिखा होता है, नंबर लिखे होते हैं उसके ऊपर, जो बिलियर्ड होती है, जो स्टिक के साथ खेलते हैं। टीवी पे देखा होगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे खेली भी होगी, उसके गेम भी आती है। बिलियर्ड बॉल क्या होती है? पूरी एटम से बनी, मतलब पूरा मैटर होता है उसके अराउंड, है ना, अंदर से खोखली नहीं होती है। तो लोग समझते थे कि एटम भी ना एक ऐसी चीज़ है जो कि कंप्लीटली मैटर से बनी हुई है, खोखली नहीं है, वो एक बिलियर्ड बॉल की तरह भरी हुई है, ठीक है। लोग पहले ये समझते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट किया कैसे, देखो, ये ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो रदरफोर्ड ना एक बंदा था और वो ये जानना चाहता था कि एटम कैसा दिखता है, क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई हुई थी और लोग बहुत बहुत अजीब अजीब थ्योरी सी। कोई कहता था कि भाई एटम जो है वो एक बिलियर्ड बॉल की तरह है, उसके जैसे तरबूज होता है ना, बिल्कुल तरबूज की तरह जैसे सीड्स होते हैं उसके अंदर, वैसे नेगेटिव चार्जेस जो हैं उसके अंदर फंसे हुए हैं, मूव नहीं कर सकते, और उसके हर जगह पे मैटर ही मैटर है। लोग पहले ये समझते थे और बहुत सारी डिफरेंट असम्पशंस थी, बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज थी। लेकिन ना इसने एक एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश की, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उसमें क्या किया कि सबसे पहले ना
इसने अपने स्कूल के बच्चों को कहा कि मुझे एक ऐसा मटेरियल ला के दो जिसको बहुत पतला किया जा सकता है, बहुत पतला किया जा सकता है। एक ऐसा मेटल ला के दो, एक ऐसा मटेरियल ला के दो जिसको इंतहाई पतला किया जा सकता है। और सबसे मेलेबल मेटल जो है ना, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप जितना मर्जी चाहो मार मार के पतला कर सकते हो, वो है गोल्ड। अब आपने बर्फ़ी खाई होगी, आपने मिठाई खाई होगी, मिठाई के ऊपर देखते हो कि चांदी की एक कवर होती है और वो कितनी पतली होती है। समटाइम्स गोल्ड की भी होती है, अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो वो बहुत महंगी आती हैं, ठीक है। सो गोल्ड को मार मार के आप बहुत पतला कर सकते हो। तो उसने ये किया कि अपने बच्चों से कहा कि भाई मुझे ना एक गोल्ड की शीट ला के दो, गोल्ड फॉइल ला के दो, और वो इंतहाई पतली होनी चाहिए। एक गोल्ड की फॉइल ला दी और उन्होंने क्या किया कि इसको बांध दिया, हैंग कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई वो एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिटर लेके आए, ठीक है। ये बताता हूँ क्या होता है। अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अभी इसको आप कैसे समझो। ओके, तो आप ऐसे समझो कि भाई ये एक सब्सटेंस था जो अपने अंदर से पॉजिटिवली चार्ज और चीज़ें निकाल रहा था, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस निकाल रहा था। उस वक्त जो है ना, लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। उस वक्त चार्जेस जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। बस लोग ये जानते थे कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये अपने अंदर से एक ऐसी चीज़ निकालती है, ऐसी रेडिएशंस निकालती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसने क्या किया कि भाई उसने एक लीड का बॉक्स रखा, उसके आगे उसने वो सब्सटेंस रखा, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल एमिटर रखा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है, बता दूं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अपने अंदर से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकाल रहा था, ठीक है। अब थ्योरी ये थी कि आपका जो एटम है ना, वो बिलियर्ड बॉल की तरह है। वो क्या है? बिलियर्ड बॉल की तरह है। हर तरफ मैटर ही मैटर है, वो भरा हुआ है, खोखला नहीं है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया और जब इसके रिजल्ट्स देखे तो सारे हैरान हो गए, सब हैरान हो गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लीड बॉक्स लिया, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल एमिटर रखा, और इस सीड से इस सब्सटेंस का जो डिस्टेंस था वो 3 सेंटीमीटर से भी कम था। और उन्होंने क्या किया, चारों तरफ ना एक स्क्रीन लगा दी। इसे कहा जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। हमने पढ़ा ना पीछे, हमने क्या पढ़ा था? एक CRO के अंदर क्या लगी हुई थी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन्स आकर, जब चार्ज पार्टिकल्स आकर टकराते थे उस स्क्रीन के साथ, एक ब्राइट स्पॉट अपीयर होता था। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया कि चारों तरफ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। और हम देख के हैरान हो गए कि मोस्टली जो पार्टिकल्स इस शीट के अंदर जा रहे थे ना, वो सीधा निकल गए, और बिल्कुल सीधा निकल गए, ज़रा भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बिल्कुल सीधा निकल गए, सीधा निकल गए। अब जितनी मर्जी आप कोल्ड फॉल को पतला कर लो, फिर भी कितने हज़ारों की तादाद में एटम के लेयर्स होंगे उसके अंदर। एटम तो बहुत छोटा है। ये इतनी पतली शीट जो है, आपने मार मार के इतना पतला कर दिया, फिर भी इसके अंदर हज़ारों की तादाद में, उससे भी ज़्यादा एटम की लेयर्स हैं। और जो पार्टिकल्स थे, जो हैवी पार्टिकल्स थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो ये सब्सटेंस निकाल रहा था, वो कैसे सीधा निकल गए? किसी ने उनको रोका नहीं किया? क्या उनका एटम से टकराव नहीं हुआ? क्या वो टकराए नहीं? इससे हमें ये समझ आया कि भाई एटम भरा हुआ नहीं है, वो खोखला है। अगर भरा हुआ होता तो क्या होता? ये पार्टिकल्स आके उनसे टकराते और डिफ्लेक्ट करते, ज़्यादातर सीधा कोई जाता ही ना। लेकिन हमने ये देखा कि भाई ब्राइट स्पॉट जो अपेयर हो रहा है वो बिल्कुल इसके सामने हो रहा है, जहाँ पर आप ये रेज एमिट हो रही है ना, बिल्कुल इसके सामने एक ब्राइट स्पॉट अपेयर हो रहा है, इस साइड पे। इससे हमें ये पता चला कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो सीधा निकल गए। कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और बहुत रेयरली ऐसा देखा गया कि पार्टिकल्स टकरा के वापस आ रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं। ये भी देखा गया, ये भी देखा गया। जो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ना, वो ये था, पार्टिकल्स का बिल्कुल सीधा गुजर जाना और वापस बाउंस बैक कर जाना, ठीक है। जो जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, रदरफोर्ड, वो ये चीज़ से कि इतना हैरान हुआ था। वो कह रहा था ये जो एटम का टकरा कर वापस आना है ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक टिश्यू पेपर से एक तेज़ रफ्तार स्टोन को रोकना चाह रहे हो, बिल्कुल उस तरह, ठीक है। अच्छा, अब होता है क्या यहाँ पर? ये देख लो, ये देख लो होता है क्या है। हमें पता है एटम खोखला है, हमने तो पढ़ लिया है, राइट। बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है, छोटा सा न्यूक्लियस है, बाद में इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं,
लेकिन उस टाइम लोगों को नहीं पता था। इस एक्सपेरिमेंट से उनको पता ये चला कि भाई आपका जो एटम है वो खोखला है। क्यों खोखले हैं? क्योंकि मोस्टली आपके जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधा निकल गए। अगर एटम खोखला ना होता, भरा हुआ होता, तो टकरा के डिफ्लेक्ट करते, लेकिन मोस्टली सीधा निकल गए। और बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि आपका जो अल्फा पार्टिकल था वो टकराता है किसी चीज़ के साथ और बाउंस बैक करता है, बिल्कुल बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है। अब ये बहुत रेयर था, बहुत रेयर था। अगर 7,000 अल्फा पार्टिकल्स आए थे तो उनमें कोई एक आधा बाउंस बैक कर रहा था, और मे बी इससे भी ज़्यादा। ठीक है, जस्ट एन अजम्पशन। इससे हमें ये पता चला कि एटम पूरा का पूरा खोखला है, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो कि बहुत डेंस है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है। इतनी डेंस है कि भाई जब अल्फा पार्टिकल जाके टकराते हैं उनसे तो बाउंस बैक कर रहे हैं। इनसे हमें दो चीज़ें पता चली। पहला पहला हमें ये पता चला, ठीक है, कि एटम खोखला है और दरमियान में एक बहुत डेंस चीज़ है, बहुत डेंस चीज़ है, जिससे अगर अल्फा पार्टिकल टकराता है तो वापस आ जाता है। और दूसरी चीज़ हमें पता चली कि भाई वो जो बहुत डेंसली एरिया है ना, वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये कैसे पता चला ये बताता हूँ। पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ते हैं। When a beam of alpha particles is fired on the gold foil, जब आप एक अल्फा पार्टिकल्स के बीम को गोल्ड फॉइल पर फायर करते हो ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ये वेंट है, वेन नहीं, सॉरी, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं। फ्यू गेट्स डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्ट मतलब सीधे जाके फिर ऐसे हो जाना, लाइक थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाना। एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, और बहुत कम ऐसे जो टकरा के वापस आ गए। ठीक है, बाय दिस एक्सपेरिमेंट द इनिशियल theory of atom being filled with matter like a billiard ball was proved wrong। जो पहली थ्योरीज थी कि भाई आपका एटम बिलियर्ड बॉल की तरह है और बिल्कुल जैसे तरबूज के अंदर सीड्स होते हैं बिल्कुल वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड हुए हैं, वो आपकी थ्योरी रोंग करार दी गई, वो रोंग साबित हो गई। इट शोज दैट एटम इज मोस्टली होलो। इससे हमें अंदाजा हुआ कि आपका एटम मोस्टली खोखला है एंड ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। और आपका सारा का सारा मास जो है बहुत डेंसली एरिया है, जिससे हम आजकल न्यूक्लियस पढ़ते हैं, वो बिल्कुल सेंटर में, और वहां पर ही आपका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, विच इज़ द न्यूक्लियस, जिसको हम आज न्यूक्लियस पढ़ते हैं। सो कंक्लूजन वाज मेड, जिससे एक कंक्लूजन बनाया गया दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, कि सारे जो एटम्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो एम्प्टी है, एंड न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, और न्यूक्लियस बहुत छोटा है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ याद रखो, एक और चीज़ बतानी है, वो देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से, वो मैंने यहाँ नहीं बनाई लेकिन मेरे जो प्रीवियस नोट्स हैं उनमें दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब हमें ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि भाई आपके पास जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब देखो हमें तो पता है भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो होता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। अब चार्जेस है पॉजिटिव, है ना, अब इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ठीक है, तो जब जब ये अल्फा पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजरते थे तो ये डिफ्लेक्ट होते थे। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जो है जब इस फील्ड में जाएगा तो ये वाला पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है इसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, और इससे दूर चला जाएगा। इससे क्या हो रहा था, आपके पास डिफ्लेक्शन हो रही थी। इस डिफ्लेक्शन से हमें मालूम पड़ा कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक चार्ज है, वो पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें जो दो चीज़ों का अंदाज़ा हुआ, पहली चीज़ का क्या अंदाज़ा हुआ, पहली चीज़ ये कि आपका एटम होलो है और दरमियान में एक बहुत डेंस सी चीज़ है जहाँ पर सारा का सारा मैस कॉन्सेंट्रेटेड है, और दूसरी चीज़ ये कि जो वो चीज़ है जिसमें सारा का सारा मैस कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम आज न्यूक्लियस पढ़ते हैं, उसके पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक सबको समझ आया रदरफोर्ड की थ्योरी? ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपको आना चाहिए, मैंने आपको इस कदर डिटेल में बता दिया है कि अब अगर एग्जाम में आ भी जाएगा तो आपके पास बहुत कुछ होगा लिखने के लिए। सबको समझ आया ये? कंफर्म करो मुझे। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर और काफ़ी कोशिश की डिटेल में बताऊं कि मतलब जितनी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो सबको समझ आया कि हाउ न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड व्हेन, व्हाट इज मीन बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और इसको थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, याद रखना। कैन यू एलेबोरेट, मतलब क्या चीज़ समझ नहीं आई स्पेसिफिकली?
एट द एंड कैन यू गो थ्रू इट अगेन? अभी नहीं, कैन यू एलेबोरेट प्लीज़? सारा मैं दिखाता हूँ आपको इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो हम इंशाल्लाह करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे एक सवाल आ जाएगा, हाउ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एटम इज होलो, ऐसा सवाल आ सकता है। ओके ज़ैनब आई एम वेटिंग फॉर यू, कैन यू एलेबोरेट ये होलो वाली बात? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा समझाता हूँ। तो देखो होलो वाली बात यह है कि देखो पहले लोगों ने अजम्पशंस बनाई हुई थी कि आपका जो एटम है ना, आपका जो एटम है, ठीक है, वो एटम आपका क्या है, वो मैटर से भरा हुआ है, बिलियर्ड बॉल की तरह खोखला नहीं है, भरा हुआ है मैटर से। ओके, अब आप एक बहुत थिन गोल्ड की फॉइल लेके आए, लेकिन स्टिल इसके अंदर बहुत हज़ारों की तादाद में एटम की लेयर्स होंगी, है ना। और अगर ये होलो ना होता और जब अल्फा पार्टिकल्स जाते हैं इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है एटम से बार बार टकरा के डिफ्लेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। एक से टकराते, दूसरे से टकराते, और फिर बहुत अजीब व गरीब डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते, राइट। लेकिन हमने देखा कि इतने हज़ार लेयर्स होने के बावजूद आपके मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए, जैसे इनको किसी ने रोका ही नहीं है, जैसे वो किसी भी चीज़ से टकराए ही नहीं है। इससे हमें एहसास हुआ कि आपका एटम खोखला है, होलो है, उसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है। अगर एम्प्टी स्पेस ना होती, वो बिलियर्ड बॉल जैसे होता, मैटर से भरा हुआ होता, तो ऑफकोर्स कोलिशंस होते एंड आपका जो अल्फा पार्टिकल था वो आपका डिफ्लेक्ट होता, लेकिन मोस्टली सीधे गुजर गए। इससे ये पता चला कि उनका कोलिजन हुआ ही नहीं, वो किसी से टकराया ही नहीं, उनको किसी ने रोका ही नहीं, बहुत सारी स्पेस एम्प्टी थी। इससे हमें अंदाज़ा हुआ, और बहुत रेयरली ऐसा हो रहा था, मतलब 7000 अगर अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, उनमें एक पार्टिकल जो था वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक कर रहा था, बिल्कुल बाउंस बैक कर रहा था। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि एक चीज़ तो है, बहुत छोटी है वो, बहुत छोटी चीज़ है वो, जो बहुत रेयरली अल्फा पार्टिकल जाके उससे टकराता है, और जब टकराता है तो बाउंस बैक कर देता है, बिल्कुल पीछे आ जाता है। और उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि आपका जो एटम है ना, आपका जो एटम है वो खोखला है। इज इट क्लियर नाउ ज़ैनब? अंडरस्टूड? अगर नहीं समझ आया तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। सबको समझ आ गया? अनुष्का, अनुष्मिया एंड अदर्स इज वेल, कंफर्म करो मुझे। मनीषा आप भी बता दें, समझ आया? चलो ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। वेल बहुत थोड़ी डिटेल थी, मतलब इसको बनाने में मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन चलो बना हुआ है तो जल्दी जितना कर सकते हम करते हैं आज कवर, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस जो है ना, वो एक सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, एक सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? एटम का सेंट्रल पार्ट है। ऑलमोस्ट ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का सारा मैस होता है ना, मोस्टली सारा का सारा मैस जो होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है, सारा का सारा मैस न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सॉरी। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स होते हैं विच आर न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और न्यूट्रॉन्स का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का जो सम है ना, वो आपको देता है न्यूक्लियॉन नंबर। ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना। The sum of neutrons and protons in a nucleus gives you nucleon number। इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, एक एटम का मास, ठीक है। अच्छा अब एक और बात है, देखो एक न्यूक्लियस जो है ना, उसके अंदर आप देखो प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन नहीं है, 2-3 प्रोटॉन्स हैं, या उससे भी ज़्यादा प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन वाला भी होता है, लेकिन हर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बिल्कुल करीब करीब है एक दूसरे के। तो दिमाग में सवाल आता है कि क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल नहीं करेगा, या ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल नहीं करेगा। ये रिपल्शन इतनी ज़्यादा, इतना कम डिस्टेंस है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे होने, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे होने। फिर कैसे ये साथ, इनको साथ रखा हुआ है, कैसे एक दूसरे के साथ चिपके हुए, जबकि रिपल्शन होनी चाहिए, और रिपल्शन की फोर्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ना होने के बराबर इनके दरमियान। तो बात यह है कि आपका जो न्यूक्लियस है ना, वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं बम्स वगैरह में।
ये न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है? इस न्यूक्लियर फोर्स का काम ये है कि भाई ये एटम्स को टाइटली पैक करके रखे, इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको टाइटली पैक करके रखें, उनको कहीं जाने ना दें। और ये फोर्स बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होती है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स ने क्या किया हुआ है, बिल्कुल ग्लू की तरह ना इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टाइटली पैक करके रखा हुआ है, ठीक है, इससे कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। ये होती है न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ये था एटम के बारे में डिटेल्स। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एटम के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, और टू कीप देम टाइटली पैक्ड अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टिंग्विशिंग एन एटम्स। अब देखो, पता है बात क्या, मैंने आपको बताया कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट विच कैन रिटेन इट्स आइडेंटिटी। मैं आपको गोल्ड का एटम दो बताए बगैर आप मुझे पीरियोडिक टेबल देख के बता दो कि ये गोल्ड का एटम है। मैं आपको एक एटम दूँ सिल्वर का, मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, कार्बन का, जिस मर्जी का एटम पकड़ा दूँ, आप पीरियोडिक टेबल देख के बता दोगे कि ये इस एलिमेंट का एटम है। और ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, आप प्रोटॉन नंबर देखते हो, प्रोटॉन नंबर देखते हो, ठीक है। सो बेसिकली जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है एटम्स को वो है प्रोटॉन नंबर। वो क्या है? वो है आपके पास प्रोटॉन नंबर। वो डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई इज द सम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक है, न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा, मतलब सम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। ओके, तो वो डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियाई बाय द प्रोटॉन नंबर ओनली। हम ना ही मास को देखते हैं, ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, हम सिर्फ प्रोटॉन पे नज़र मारते हैं कि भाई इसके 2 प्रोटॉन्स है, अच्छा ये वो वाला एलिमेंट है। इसके 4 प्रोटॉन है, अच्छा ये वो वाला एलिमेंट है। इसके 6 प्रोटॉन है, अच्छा ये वो वाला एलिमेंट का एटम है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन नंबर चेंज, जब प्रोटॉन नंबर चेंज होता है तो पूरा का पूरा एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप प्रोटॉन नंबर 4 से 2 पे ले आओ, तो पहले जैसे अगर किसी और एलिमेंट का एटम था, वो किसी और एलिमेंट का एटम बन गया, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो जाए तो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। अब कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज एन आइसोटोप? इफ यू गाइस आर अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री देन यू शुड नो व्हाट इज एन आइसोटोप। वेल आई एम एक्सपेक्टिंग डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप फ्रॉम एवरीवन, ठीक है, तो सब आंसर करना। ओके, आगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद, ओके ओके, जैनब ने बताया है आंसर। मनी से अनुष्का, अनुष्का, मरियम, सारा, आप लोग भी बताएं व्हाट इज एन आइसोटोप। मनी से मरियम, सारा, अनुष्का। Atoms of the same element with the same proton number but different number of neutrons. Okay, ठीक है. Anyone else? Are you sure this is the answer? Atom with the same atomic number and various neutron numbers. Okay, ठीक है. कोई बच्चा है तो बता दे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। आज हमने कैलकुलेशन कोई नहीं करनी है, बस थ्योरी पढ़नी है। हो सकता है आज क्लास जल्दी एंड हो जाए, बिकॉज इसको बनाने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे, नोट्स को बनाने में, और करवाने में 40-50 मिनट लगेंगे तकरीबन। सारा आपका आंसर नहीं आया। अच्छा देखो, बेसिकली आइसोटोप, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आइसोटोप क्या होते हैं कि वो सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम एक न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप उसका केमिकल सिंबल लिखते हो। केमिकल सिंबल बताता हूँ क्या होता है। तो याद रखो, ऊपर आपका न्यूक्लियन नंबर आएगा, मतलब उसका एटॉमिक मास, और नीचे आपका प्रोटॉन नंबर आएगा। प्रोटॉन नंबर को हम चार्ज भी कहते हैं, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? न्यूक्लियन नंबर, नीचे क्या आएगा? प्रोटॉन नंबर। और ये क्या है? ये केमिकल सिंबल है। ये क्या है? दिस इज द केमिकल सिंबल, ठीक है। अच्छा,
अब आगे देखो, अब यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। सो लेट्स लेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब जैसे मेरे पास, मैं आपको एक न्यूक्लियस पकड़ा देता हूँ। उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, उस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है। मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसकी आप क्या करो, केमिकल रिप्रेजेंटेशन करो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इसका सिंबल लिखोगे। ये कौन सा एलिमेंट का एटम है, ये हीलियम का एटम है। हीलियम का एटम है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन नंबर होता है आपके पास, न्यूक्लियॉन नंबर होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। और नीचे क्या आता है, नीचे आपके पास आता है प्रोटॉन नंबर, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कौन सा एटम है, ये कार्बन का एटम है। अब आप लोग मुझे बताओ ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। ऊपर लिखेंगे न्यूक्लियॉन नंबर, नीचे लिखेंगे प्रोटॉन नंबर। ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, बताओ, शाबाश। ये बात भूलनी नहीं है आपने। मुझे कार्बन का प्रोटॉन नंबर बताओ और मुझे कार्बन का न्यूक्लियॉन नंबर बताओ। अनुष्का, सारा, मरियम, मनीज़े एंड जैनब, शाबाश। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे कार्बन का प्रोटॉन नंबर बताओ एंड मुझे कार्बन का न्यूक्लियॉन नंबर बताओ। और ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा। आई होप आई एम ऑडिबल। मैंने इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा, कहाँ गायब हो गए सारे। हाँ है, ये देखो भाई, ये लिखा हुआ तो है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स। बस ये बताओ ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा। प्रोटॉन नंबर इज 6 एंड न्यूक्लियन नंबर इज 12, ठीक है। अनुष्का बताओ ऊपर प्रोटॉन नंबर आएगा या फिर न्यूक्लियन नंबर आएगा। ऊपर 6 नीचे 12, ठीक हो गया। गलत जवाब जैनब, गलत जवाब। ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें और जरा नोटिस करें। शाबाश मरियम, मनीषा शाबाश। 12 6, ये अब 12 अप एंड 6 डाउन, शाबाश, ठीक है। अच्छा, तो एक मिनट ठहरो, ये गलत हो गया, ठीक है। तो अगला एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का बताओ ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। मैं बना नहीं रहा, उसके ऊपर नंबर आ जाएंगे। डज पोजीशन मैटर, वेल इन फिजिक्स, एज फिजिक्स इज कंसर्न, या इट मैटर्स। यू हैव टू राइट you have to write न्यूक्लियन नंबर ऊपर एंड यू हैव टू राइट प्रोटॉन नंबर नीचे। उस एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ना पूछा हुआ था कि ऊपर क्या आता है और नीचे क्या आता है। उन्होंने थ्योरी में क्वेश्चन दिया, उसमें एक्स लिखा हुआ था और बताया था कि ऊपर क्या आता है और नीचे क्या आता है। 2 मार्क का सवाल था वो, तो इसीलिए 18 8, शाबाश, ठीक है। अगले वाला बताओ, अगले वाला जो है वो ऑक्सीजन है, उसका बताओ। अगला वाला भी ऑक्सीजन है, और बताओ इस ऑक्सीजन में और इस ऑक्सीजन में क्या फ़र्क है। ओके, शाबाश मनी से। What is the difference between this oxygen atom and this oxygen atom? What is the difference between them? Yep, they are isotopes. And how did I know that? Because they have the same proton number, so they are the atom of oxygen, but different neutron number. That's why they are isotopes. Shabash. अगला क्या है, अगला मैं कर देता हूँ। This is carbon again, but this is an isotope. इसमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अगर आपने न्यूट्रॉन निकाले हो, अगर आपको ये ना गिवन हो, ये गिवन हो, आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले हो, तो आप क्या करते हो कि आप न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन्स का सम,
तो अगर आपने न्यूट्रॉन निकालना है तो आप उस सम में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला आया हो यहाँ तक? अभी तक इतना बड़ा सब कुछ समझ आ गया? वैसे तो सिंपल ही था लेकिन थ्योरी थोड़ी मुश्किल थी। चलो ठीक है। अब आता है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सबका इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों का, ठीक है। हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है मैरी क्यूरी के बारे में भी, और वो भी जो यूक्रेन में हुआ था जिसमें रेडिएशंस लीक हो गई थी और कितने सारे लोग मारे गए थे वहाँ पे, है ना। और एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो भी जब गिरता है तबाही तो मचाता है, लेकिन उस एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा जो रेडिएशंस फैलती हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। वो रेडिएशंस होती क्या है? एंड समटाइम्स क्या होता है कि एक बहुत बड़ा ट्रक होता है, वो चीज़ लेके जा रहा होता है और पीछे लिखा होता है रेडिएशन का सिंबल बना होता है। अब व्हाट आर दीज रेडिएशंस, ये होती क्या है, ये डिस्कवर कैसे हुई? देखो, तो बेसिकली मैंने कहीं सुना ही था, मतलब एक वीडियो में देखा था कि एक बंदा था जिसने क्या किया होता है, एक फोटोग्राफिक फिल्म, आई होप यू गाइस नो अबाउट फोटोग्राफिक फिल्म। अब तो कैमरेज आ गए ना, तो पहले क्या था कि एक कैमरा होता था, उसमें एक फिल्म डलती थी गोल सी, और उसके ज़रिए जो है ना हम पिक्चर्स क्लिक किया करते थे, तो उसे कहा जाता था फोटोग्राफिक फिल्म। तो उसने क्या किया कि अपने ड्रॉर में ना एक फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई थी, और वो बंदा था भी एक साइंटिस्ट ना, वो कुछ यू कैन से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कुछ एलिमेंट्स के साथ जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा था। मतलब कुछ ऐसे ना एटम्स के साथ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तो उसने ना एक ड्रॉर में फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई थी और वहाँ पे वो एलिमेंट रखा हुआ था। सो जब वो फ़ोटो खींचने गया ना, तो उसने देखा कि भाई फोटोग्राफिक फिल्म तो बिल्कुल ठीक थी जब उसने रखा, लेकिन जब उसने देखा ना तो उसके ऊपर क्या हुआ था, उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स बने हुए थे, जैसे लाइट के स्पॉट्स नहीं होते हैं, वाइट स्पॉट्स बने हुए थे। वो हैरान कि मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये स्पॉट्स कहाँ से बन गए। तो उसने जाके ना वहाँ पे ड्रॉअर के अंदर देखा कि भाई यहाँ पे कुछ पड़ा तो है ही नहीं है, ना मैंने उसको सनलाइट में रखा है, तो ये स्पॉट्स कैसे बन गए। तो उसने जब देखा ना तो वहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ था, एक एलिमेंट पड़ा हुआ था जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा था। तो उसने सोचा भाई चलो पता करते हैं कि माजरा क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसने ये किया कि उसने ना वही सब्सटेंस एक लीड के बॉक्स में रखा, ताकि जो भी कुछ निकल रहा है ना इसके अंदर से, कुछ निकला है ना, इस सब्सटेंस में से कुछ निकला है जिसकी वजह से इसके ऊपर वाइट स्पॉट बने। तो उसने क्या किया, उसको एक लीड के बॉक्स में रखा ताकि जो भी निकला है वो सीधा जाए, आसपास स्प्रेड ना हो जाए। अब वो जो चीज़ निकल रही थी ना वो बिल्कुल सीधी जाके ना इसके ऊपर एक स्पॉट बना रही थी वाइट कलर का। तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि ये जो चीज़ निकल रही है ये है क्या, पता लगाने के लिए ना उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंट्रोड्यूस करवा दी, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दी, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले, कहानी में बिल्कुल हम तंग ना हो, डिस्टर्बेंस ना आए, सिर्फ 1 मिनट रह गया क्लास एंड होने में, आई एम एंडिंग द क्लास एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम लिंक नंबर 2। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई देखो, रेडिएशन निकालने से पहले एक न्यूक्लियस को बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई, और जब वो रेडिएशन निकाल देते हैं तो उसे कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियाई, उसे डॉटर न्यूक्लियाई कहा जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स की जो रेडिएशंस होती है इनको एमिट करना, जो इनके जो बेसिकली रेडिएट करने वाली बात होती है, इट्स प्योरली रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस। अब व्हाट इज मीन बाय रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस, ये ज़रा ध्यान से समझना है, ठीक है। अब रैंडम का मतलब ये है कि भाई देखो, जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। वेल आई बिलीव मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, क्या आप सबको ऐसा लगता है मेरी स्क्रीन बंद हो गई है? क्या आप विजिबल हो गई है? चलो ठीक है। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको सवाल भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय रैंडम एंड व्हाट इज़ मीन बाय स्पॉन्टेनियस, कि भाई इन रेडिएशंस का एमिट होना रैंडम और स्पॉन्टेनियस है, व्हाट इज़ मीन बाय दैट, क्या मतलब है इसका, है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो रैंडम और स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ से समझो कि भाई अगर आपके पास एक एलिमेंट है, उसमें 8 एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं।
तो हम चाहे जौन सी मर्जी कैलकुलेशन लगा लें, दुनिया की जौन सी मर्जी इक्वेशन निकालें, हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा एटम अब डिके होगा, कौन से एटम का न्यूक्लियस अब डिके होगा। इट इज़ प्योरली रैंडम। जैसे अगर पहले ये वाला डिके हो रहा है, दूसरे वाला ये वाला डिके हो रहा है, फिर ये डिके हो रहा है, फिर ये डिके हो रहा है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पहले ये वाला एटम डिके होगा, फिर ये वाला एटम डिके होगा, फिर ये वाला एटम अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा, फिर ये वाला निकालेगा। इट्स प्योरली रैंडम, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई इक्वेशन नहीं लगा सकते कि भाई ये वाला निकालेगा, ये वाला निकालेगा, कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, एक के बाद एक होगा और प्योरली रैंडम। और स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि भाई ये खुद बाय खुद होगा। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई, इन मोस्ट रिएक्शंस आपको एक इग्निशन देनी पड़ती है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ही होगा, ये खुद ही होगा। आपको स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये खुद ही होगा, ये खुद ही होगा, खुद ही चलता रहेगा और प्योरली रैंडम है। ये बात समझनी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब भाई जो अल्फ़ा बीटा गैमा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इनके सिंबल्स देख लो। अल्फ़ा को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देख रहे हो सिंबल, कोई ये सिंबल होता है अल्फ़ा का। टीचर क्रॉस बनाती थी ना, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो मेरी टीचर ऐसे क्रॉस बनाती थी, बहुत बड़ा ऐसे वाला क्रॉस। तो ये क्रॉस से याद रखो, दिस इज़ अल्फ़ा। बीटा बी ही है, लेकिन बी की टांग को लंबी कर दो, ये बीटा बन जाएगा। और गैमा इस तरह का होता है, ठीक है। याद रखो, ऐसे नहीं बना देना, वरना वो बन जाएगा लैम्डा, सॉरी वाई बन जाएगा, वाई नहीं बनाना, आपने इसको ऐसे रखना है, गैमा ऐसे होता है। दिस इज़ योर गैमा, दिस इज़ योर बीटा एंड दिस इज़ योर अल्फ़ा। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ लेते हैं कि भाई ये होता है क्या है, ये होता है क्या है, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली आर हीलियम न्यूक्लियसेस। जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है ना, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। और याद रखो कि जब भी कोई एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, तो वो एलिमेंट बदल जाता है। ऐसे अगर पहले वो यूरेनियम था, तो अब कोई और एलिमेंट बन जाएगा, या जैसे कोई और एलिमेंट एक्स था, अपने अंदर से रेडिएशन निकाली, वो एलिमेंट वाई बन जाएगा। क्यों क्यों बदला एटम? क्योंकि जब उसने रेडिएशन निकाली, उसका प्रोटॉन नंबर चेंज हो गया, है ना। हमने पढ़ा था प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन नंबर भी चेंज हो सकता है अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, जैसे हमने भी पढ़ा। तो जब रेडिएशन निकलेंगी, प्रोटॉन नंबर चेंज होगा, तो एटम एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है, राइट। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियसेस। हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गैमा क्या होती हैं? बेसिकली गैमा रेज होती हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा अभी तक, हमें चैप्टर पढ़ने फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी ना लाइट की तरह रेज होती है, जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, गैमा रेज, ठीक है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है गैमा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ठीक है, उस हिस्से उसका हिस्सा ये। अगर चार्ज की बात की जाए, तो भाई अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 का चार्ज होता है, और बीटा पार्टिकल के ऊपर -1 का चार्ज होता है, और गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और अगर मैस की बात की जाए, इसका जो मैस है वो 4 है, 4 एटॉमिक मैस है। न्यूक्लियर नंबर कितना है? 4 है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियर नंबर कितना हुआ? 4। ये यू क्या है? ये यू है यूनिफाइड एटॉमिक मैस है, बेसिकली एक यूनिट है जिसमें आप एटम के मैस को मेजर करते हो, ठीक है। तो ये नोट भी कर दो। खैर, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए एटॉमिक मैस कितना है? 4 है। इलेक्ट्रॉन का कोई मैस नहीं होता है, निग्लिजिबल होता है, 1/1840, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और गैमा रेस का कोई मैस है ही नहीं, जैसे लाइट का कोई मैस नहीं ना, वैसे गैमा रेस का भी कोई मैस नहीं है, इट्स मैसलेस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है वो लाइट की, सी क्या है? सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। अल्फा पार्टिकल लाइट की 1/10 ऑफ स्पीड से चलती है, ट्रैवल करती है। बीटा पार्टिकल जो है वो लाइट की 9/10 स्पीड से ट्रैवल करती है, और गैमा रेज जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आयोनाइजिंग का मतलब क्या है? देखो, आयोनाइजिंग का मतलब ये है कि जब ये अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस निकलती हैं ना एक सब्सटेंस से, तो ये अपने आसपास की एयर में मौजूद एटम्स को आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइज का मतलब क्या है? उन एटम्स को चार्ज कर देती हैं। कैसे होता है ये देखो, ये एटम होता है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल्स में,
तो ये गैमा रेडिएशन, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल जब ये जाते हैं ना, हवा से गुजरते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर मार देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं, शेल से निकल जाते हैं और किसी और एटम में घुस जाते हैं। अब जिस एटम में घुसेंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस एटम से निकलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका अल्फा बीटा पार्टिकल जब हवा में, इन्वायरमेंट में ट्रैवल करते हैं तो अपने आसपास के एयर के अंदर मौजूद एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको टक्कर मार के निकाल देते हैं। अब वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन किसी और में घुस जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो एटम जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं, वो आयन्स बन जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। अब इन आयोनाइजिंग पावर की बात हो रही कि कौन सबसे ज़्यादा बेहतर आयोनाइजिंग करता है। अल्फा पार्टिकल आर मोस्ट आयोनाइजिंग, ये सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग होते हैं। ठीक है, बीटा पार्टिकल से मिडल, इतने ज़्यादा आयन्स नहीं बनाते, और गैमा रे सबसे कम आयोनाइजिंग होते हैं। ठीक है, सबसे कम आयोनाइजिंग होते हैं। अब रेंज कितनी है, जैसे अगर आप एक सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है तो अल्फा पार्टिकल सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। 5 सेंटीमीटर तक जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा, बस इसके लिमिट है 5 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर। बीटा पार्टिकल जो है 1 से 2 मीटर दूर तक जा सकते हैं, और गैमा की इन्फिनिट रेंज है भाई, जहाँ तक भी चला जाए चलेगा। इसकी इन्फिनिट रेंज, लाइट की कोई रेंज है ना, ऐसे इसकी भी इन्फिनिट रेंज है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अल्फा पार्टिकल्स को रोकने के लिए आपको सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर चाहिए, या डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल, द डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल, लाइट की स्पीड, हाँ बिल्कुल 3 × 10⁸ रेंज किस चीज़ की, हाँ बिल्कुल। जैसे ये एक सब्सटेंस से निकले तो इससे कितना दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं ये, अल्फा पार्टिकल 3 सेंटीमीटर तक, बीटा पार्टिकल 1.2 मीटर्स तक, और गैमा की रेंज ही नहीं है, इन्फिनिट, जहाँ तक दूर, बहुत दूर जा सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसको रोकने के लिए क्या क्या चाहिए। अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए आपको एक पतली सी शीट ऑफ पेपर चाहिए। अगर एक सोर्स जो है वो अल्फा पार्टिकल निकाल लिया, आप उसके आगे एक पतली शीट ऑफ पेपर रख दो, तो वो इसके बाहर नहीं आ सकते, मतलब इसके पार नहीं जा सकती, इसके पार नहीं जा सकती। ठीक है, और बीटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए आपको 3 सेंटीमीटर तक का एल्यूमिनियम चाहिए, मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर तक की एल्यूमिनियम शीट चाहिए अल्फा बीटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए। और लीड को रोकने के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी थिक लीड की शीट चाहिए, एक थिक लीड की शीट चाहिए गैमा रेस को रोकने के लिए। फिर भी आप कंप्लीट नहीं रोक पाओगे, मोस्ट पोर्शन रोक दोगे, स्टिल थोड़ी बहुत अंदर से ट्रैवल कर जाएगी, कंप्लीटली नहीं रोक सकते, मोस्ट पार्ट को रोक दोगे। बिकॉज इतनी आयोनाइजिंग कम होगी उतनी रेंज ज़्यादा होगी, बिकॉज लेस एनर्जी इज वेस्टेड आयोनाइजेशन, हैंस मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। या दिस लॉजिक इज करेक्ट, मतलब ये लॉजिक सही है कि देखो जितनी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होगी ना, जैसे एक एटम जा रहा है, एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है, वो ज़्यादा एटम से पंगे ले रहे हैं, ज़्यादा आयोनाइजेशन कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और वो बहुत जल्दी रुक जाएगा। बीटा पार्टिकल जो है वो कम आयोनाइजिंग है, वो कम से पंगा लेगा और दूर तक जा सकता है। गैमा की बहुत ही कम है, वो बहुत कम आयोनाइजेशन करेगा लेकिन बहुत दूर तक जा सकते हैं। दिस एक्सप्लेनेशन इज प्योरली लॉजिकल एंड इट्स वैलिड एज वेल, कोई मसला नहीं इसके अंदर। अच्छा, बात यह है कि हाउ डेंजरस आर दे फॉर ह्यूमन बॉडी, इंसान के लिए कितने ख़तरनाक है ये। तो देखो पता है क्या है, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये तो इंसानी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। पेनिट्रेट मतलब हमारी स्किन के पार नहीं जा सकते। अगर आप खड़े हो ना इनके सामने तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा सकते, आपकी बॉडी रोक लेगी इनको। लेकिन बीटा पार्टिकल जो है वो आपके, अभी आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड अगर बॉडी के बाहर है ये, तब बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स आर लीस्ट हार्मफुल फॉर यू। जो आपके पास बीटा पार्टिकल्स हैं ये मिडल है, मिडल, ज़्यादा नहीं, मिडल है, मतलब आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं लेकिन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हो देन इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, और गैमा रेस सबसे कम, ठीक है, अगर अच्छा देखो आउटसाइड दी बॉडी है ना, तो आपका जो गैमा रेज है ना वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, राइट। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दे आर मोस्ट डेंजरस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो आपकी बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहे तो क्या नुकसान पहुंचाएंगे, और बीटा भी थोड़े बहुत जा रहे हैं तो वो भी इतना खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन गैमा जितनी फेंकोगे सारी की सारी आपके अंदर जाएगी, और वो इस
एज कम्पेयर टू अल्फा और बीटा इन दिस केस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर इनसाइड दी बॉडी की बात की जाए तो अल्फा पार्टिकल बड़े ख़तरनाक हैं। अगर somehow they enters your body then they are really dangerous। वो क्या करेंगे कि आपके सेल के जो एटम्स हैं उनको जाके आयोनाइज कर देंगे, और उससे क्या होगा कि देयर विल बी अ चांस ऑफ कैंसर, आपको कैंसर हो सकता है। अगर आप रेडिएशन में अपने आप को एक्सपोज किए हुए और अल्फा पार्टिकल से आपके अंदर एंटर कर जाते हैं, देन आपको कैंसर हो सकता है और बहुत बहुत गंदी बीमारियां हो सकती हैं। अभी जो हिरोशिमा पे और एक और नाम था मैं भूल गया, वहाँ पे जब इन लोगों ने बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने, तो जो बॉम्ब से लोग मरे ना वो तो कम थे, लेकिन बाद में जो रेडिएशन से मरे हैं वो बहुत ज़्यादा थे। उनकी इतनी तादाद इतनी ज़्यादा थी ना, अजीब व गरीब बीमारियाँ होगी, बहुत से लोगों को कैंसर्स हो गए रेडिएशंस की वजह से। ठीक है। एंड गैमा रेज जो है वो अगर आपकी बॉडी के अंदर चली आती हैं तो एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा और बीटा दे आर लेस हार्मफुल, क्योंकि अल्फ़ा बीटा ज़्यादा आयोनाइजिंग है, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन गैमा तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एज़ कम्पेयर टू देम अगर बॉडी के अंदर की बात हो रही है। ठीक है। अगर पेनिट्रेशन की बात की जाए तो लीस्ट है गैमा अल्फा पार्टिकल जो है वो लीस्ट पेनिट्रेटिंग है, मतलब वो बहुत कम चीज़ों को पेनिट्रेट कर सकते हैं, लाइक थिन गोल्ड की फॉइल को कर सकते हैं, बस पेपर से वो रुक जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीटा पार्टिकल्स या मीडियम, वो काफ़ी चीज़ों को पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्यूमिनियम की 3 सेंटीमीटर की थिक शीट रख दोगे तब वो रुक जाएंगे। एंड अबाउट गैमा रेज, तो गैमा रेज जो है ना वो आपके पास जो है वो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है, वो हर चीज़ को पार कर जाएंगे। अगर 10 सेंटीमीटर मोटी एक लीड की शीट रखोगे तब भी थोड़ी बहुत पार कर ही जाएंगे। ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर मैं बहुत ज़्यादा करवा दूंगा ना तो फिर ऐसा होगा कि भाई समझ लो मैं आधा चैप्टर आपके सर पे डालने की कोशिश करूंगा एक दिन में ना, उसके बराबर हो जाएगा। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं अपनी कन्वर्सेशन।